चंद्रगुप्ती यात्रा पे निकलेंगे और चंद्रगुप्ती शपथ आप पहले से ही ले चुके हैं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपनी साप्ताहिक संगोष्ठियों की एक सूची बना लें और जो लोग आपसे दूर स्थित हैं, जहाँ पर संगोष्ठी की रीच नहीं होगी, वह काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें। चूँकि आप इस समय ऑलरेडी निपुण हैं, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो आपके वीडियो थोड़े से लंबे ही होंगे मुझे अनुमान है, तो उन लंबे वीडियोज़ को आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके उसकी लिंक के साथ अपना नोट लगाते हुए वो क्राइम फ्री भारत ऐप में यदि आप देंगे, तो बाकी लोगों को भी ये बात समझ में आएगी कि उन्हें क्या करना है। ये काम वो लोग भी कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव जा सकते हैं और उसको रिकॉर्ड करके उसकी लिंक को फिर ऐप पर शेयर कर सकते हैं और अपने रिमार्क के साथ आवाहन कर सकते हैं, तो उसका लाभ मिलेगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अभी आज आपको क्या जोश आया कि आपने एकाएक शपथ ली, उस जो आपके अंदर जो उद्गार उठा है उसके बारे में ज़रा लोगों को बताइए। मुझे लगता है कि वो लोगों के लिए सुनने के लिए बहुत उसका उनके उत्साहवर्धन का काम करेगा। क्राइम फ्री भारत की जो परिकल्पना है उसको पूरी तरह से सुनने और समझने और अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हमें इसकी शपथ लेना चाहिए और हमें ही क्यों, देश के हर नागरिक को ईमानदारी से राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान देने के वास्ते ऐसी शपथ को लेना ही नहीं चाहिए सिर्फ, और इसको अमली जामा भी पहनाना होगा, क्योंकि हमारे देश में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सत्ता हासिल करने के लिए भाई भतीजावाद, अपराधीकरण, उद्योगपतियों से अत्यधिक चंदा लेकर भ्रष्टाचार को जन्म देता है और सत्तासीन होने के बाद जनता की सेवा करने के बजाय अपनी तिजोरियां भरने में लग जाता है। इस व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए मैथिली शरण गुप्त साहब ने जो 21 पॉइंट बनाए हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने पूरा अध्ययन करके लोगों से संपर्क करके नेताओं के क्रियान्वयन, चरित्र और उनकी सोच और नियत को किस तरह से भापा है और आम जनता में जागरूकता पैदा कर देश को नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में जो अपराधी छवि के लोग, भ्रष्ट बेईमान लोग शामिल हो गए हैं, उनसे लड़ने के बजाय हमें अपनी नई लकीर खींचना होगी, लंबी लकीर खींचना होगी। अच्छे लोगों को चिन्हित करके उनके निर्देशन में, उनके सहयोग से उनको सहयोग दें, उनसे सहयोग लें और इन नकारा राजनेताओं को जिनकी मानसिकता तुच्छ है, जो लोग जात पात धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अमीर गरीब आदिवासी दलित, उच्च जाति नीच जाति, इन सब चीजों को लेकर देश का माहौल खराब करते हैं और अपनी राजनीतिक गोटियां सेकते हैं, उन लोगों पे नकेल कसी जाए और पूरी तरह से देश में एक ऐसा वातावरण बनाया जाए कि सभी नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने का गौरव हासिल करते हुए देश विकास में काम करें, ना कि अपनी जात या धर्म को या अपनी पद प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी दौलत ऐश्वर्य में वृद्धि करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करे। मैथिली शरण गुप्त साहब ने जो कार्य योजना बनाई है, अगर हमारे वर्तमान राजनेता मूर्खता छोड़कर, लालच छोड़कर, अपनी स्वार्थपरता को छोड़कर उन पॉइंट को ही लागू कर दे, तो मैं ये समझूंगा कि मैथिली शरण गुप्त साहब और उनके सहयोगी ही सांसद बन गए हैं। हम लोगों का मकसद राष्ट्र विकास करना है, ना कि खुद सत्तासीन होना है। लेकिन अगर इन नकारा, भ्रष्ट, अपराधी छवि को आगे बढ़ाने वाले, उद्योगपतियों की चमचागिरी करने वाले नेता समय रहते नहीं चेते, तो इनको कान पकड़ के संसद और विधानसभाओं से बाहर करने की जिम्मेदारी मैथिली शरण गुप्त साहब के साथ जो टीम बन रही है उसकी होती है। और पूरी तन्मयता के साथ, एकता के साथ, ईमानदारी के साथ संघर्ष करते हुए नकारा राजनेताओं को कान पकड़ के सत्ता से बेदखल कर सत्ता
उदासीन होना है और वास्तविक तौर पर देश की प्यारी जनता, मासूम जनता, ईमानदार लोगों को आगे लाना है, उनका वास्तविक हक देना है। अभी आज हमारे देश में हम लोग स्वतंत्रता दिवस के बाद अब गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि इतने सालों के बावजूद हम लोग अंग्रेजों की गुलामी जो करते थे वही गुलामी अपने देश के इन काले अंग्रेजों की भी करने के लिए विवश है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से कॉलेजियन सिस्टम को लेकर बात होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं, बलगरा रहे हैं, परेशान है, क्योंकि उनका एकाधिकार खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जिस तरह से राष्ट्रीय लेवल पर एक आयोग बनाकर कॉलेजियन सिस्टम को खत्म करने की बात कही है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक देश में 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर स्तंभ है तो वो है विधायिका। विधायिका में विधानसभा में जो है विधायक लोग जो है कानून बनाते हैं और लोकसभा और राज्यसभा में सांसद लोग जो कि जनता के सीधे प्रतिनिधि होते हैं। लोकतंत्र की खासियत यही है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए लोग ही समाज का उत्थान कर सकते हैं। कॉलेजियन सिस्टम से ये हो। नमस्कार, आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, जब अपना टर्न होता है तब आप बात करिए। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लीजिए। हेलो। हाँ हेलो मिस्टर अंकित। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है सर? मिस्टर अंकित, आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ करिए। अध्यक्ष महोदय को नमस्कार। मिस्टर अंकित, आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ करिए, जब आपसे बात करने के लिए कहा जाएगा तब आप बात करिए। ठीक है सर। हाँ साहिल भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। भाइयों, कॉलेजियम सिस्टम में जिस तरह से कुछ खास परिवार के लोग न्याय व्यवस्था पे काबिज हो गए हैं, उससे जो है उनका एकाधिकार हो गया है। लोकतांत्रिक देश में उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये मानता हूं कि कॉलेजियन सिस्टम खत्म होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री किरण रिजिजू और उनकी सरकार जिस तरीके से इस न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म करने के लिए लगे हैं, उसमें उनको कामयाब होना चाहिए। लेकिन हमारी विधायिका के सर्वोच्च लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जो आरोप हम लोग मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों पर लगा रहे हैं वो आरोप संसदीय प्रणाली में शामिल लोगों के ऊपर न लगे। पूरी ईमानदारी से इसका खाका जिस तरह से मैथिली शरण घोष साहब ने तैयार किया है, सरकार को उस खाके के अनुरूप न्याय व्यवस्था में किस तरीके से जजों का अपॉइंटमेंट हो उसको निर्धारित करना चाहिए, ना कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी या अन्य किसी दल की सरकार हो तो अपने चहेतों को ही न्याय की सीट पर मुख्यता से बैठाएं। इससे देश में नकारात्मक संदेश जाता है। अब तीसरी चीज है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से आईएएस, आईपीएस लोग सेलेक्ट होके आते हैं, शिक्षा करके आते हैं और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहां भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से पोस्टिंग और प्रमोशन में पक्षपात होता है। इसके लिए भी मैथिली शरण घोष साहब ने पूरी कार्य योजना बनाई है। इसी तरह से पत्रकारिता में कोई सत्ताधारी दलों का चमचा, चापलूस और उनका पैरोकार बनता है तो कोई बेमतलब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों को बेनकाब करने के लिए ऊल जलूल पीठ पत्रकारिता करते हैं और पूरी तरह से सरकार को राष्ट्र विकास में कार्य करने के लिए भी एक तरह से रोकने का काम करते हैं और हिडन एजेंडा चलाते हैं। इसी तरीके से सत्ताधारी दलों में शामिल लोगों से चाटुकारिता, चापलूसी करके मीडिया के नुमाइंदे अपना अन्यथा लाभ
पैदा करना चाहते हैं, लाभ हासिल करते हैं, तो लोकतंत्र के लिए दोनों स्थितियां ही बहुत घातक हैं। न किसी अमुक पत्रकार या पत्रकार समूह को सत्ता का चाटुकार या चापलूस होना चाहिए, और न ही विपक्षी दलों के इशारे पर सत्ता को बेनकाब करने के लिए ऊल जलूल मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित और प्रसारित करने की उनको छूट देना चाहिए। हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को चाहिए कि देश में ऐसी व्यवस्था बनाए और ऐसी मीडिया पॉलिसी बनाए कि कोई भी व्यक्ति इस प्रभावशाली माध्यम का दुरुपयोग न कर सके। पूरी ईमानदारी और तत्परता से राष्ट्र के विरोध में करने वाले कामों को एकजुटता के साथ सख्ती से कानून बनाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग यूट्यूब चैनल या न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया में काम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से जो मुख्यमंत्री हैं उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उसको बेनकाब करने के लिए सरकार को प्रभावशाली कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं एक राष्ट्रभक्त देशवासी होने के नाते ये भी कहूंगा कि हमारी सरकार को कोई भी सख्त कार्रवाई करने के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्षता बहुत जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब का कहना है कि हर आदमी जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन जब भी कोई पुलिसिया कार्रवाई होती है या कानून के हिसाब से न्यायाधीश लोग कार्य करते हैं तो उनको किसी भी व्यक्ति को अमीर गरीब छोटा बड़ा जात पात धर्म के आधार पर फैसले करने से बाहर आना चाहिए। अगर न्यायाधीश लोग गलत काम करते हैं, किसी लालच के में आके अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसी तरह से किसी थाने में अगर कोई व्यक्ति के ऊपर प्रताड़ना होती है तो उस थाने के अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के लिए भी उस पर तलवार लटकानी चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करके पुलिस ने अगर बंद किया या जेल भेजा और वो 22 जनवरी हो गया तो उसने अगर 10 साल जो है बर्बाद हुए तो उसका कंपनसेशन उस व्यक्ति के जिसके अधीन वो क्षेत्र आता है वेतन से काट कर उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहिए। न्यायाधीश लोग इस चीज से बचे कि रिटायरमेंट के बाद वो राज्यसभा और लोकसभा पहुंचेंगे, इसके लिए भी सख्त प्रावधान होना चाहिए और उनको राज्यसभा और लोकसभा में या गवर्नर बनाने की जरूरत नहीं है। उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए उनको ताउम्र पूरे जीवन वही सुविधाएं देना चाहिए जो वो पद पे रहते हुए हैं। इससे वो ईमानदारी से काम करेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अन्यथा दुरुपयोग नहीं करेंगे अपने पद का और किसी सत्ताधारी दल के खिलाफ डिसीजन देने से भी नहीं गुरेज करेंगे और ईमानदारी से राजनीति और लोकतंत्र के मजबूती के लिए न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के लिए भी ये नियम होना चाहिए कि अगर वो जो है किसी तरह के जो है भ्रष्टाचार में या गैर कानूनी कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं तो एक निश्चित समय अवधि में या तो उनको क्लीन चिट दी जाएगी या फिर उनको जो है पद से मुक्त किया जाएगा। लिंगर ऑन वाली पोजीशन देश में खत्म होना चाहिए। जब मीडिया में कोई ट्रायल चल जाता है तो हमारे न्यायाधीश मैं कहता हूं कि मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हुए मीडिया ट्रायल से प्रभावित होकर फैसले देने लगते हैं और उस मुकदमे को तेजी से सुनते हैं। उसी प्रवृत्ति के हजारों मुकदमे कोर्टों में लंबित हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये न्यायाधीशों की नकारा प्रवृत्ति है, इससे उनको बाज आना चाहिए। त्वरित न्याय मिलना चाहिए, समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को छूट देने की जो परंपरा चल रही है कि अमीर व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति के प्रति न्यायाधीश दूसरी तरह से व्यवहार करते हैं और एक गरीब नागरिक के खिलाफ दूसरी तरह से ये भेदभाव करना ही न्याय के मुंह पर तमाचा है और इस तमाचे को मारने से बाज आना चाहिए। न्यायाधीश कोई भगवान नहीं होता है कि उसने जो वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है कि जो कह दिया वो फाइनल हो गया। अपनी बुद्धि और संविधान के हिसाब से अगर न्यायाधीश फैसले नहीं करते हैं तो उनको भी त्वरित गति से दंडित किया जाना चाहिए। इसी तरह से सांसद विधायक और कारपोरेटर प्रधान पंचायत के लोग अगर कोई भ्रष्टाचार करते हैं या जनता की
करोड़ों की कमाई का दुरुपयोग करते हैं तो उनको भी तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, किसी MP MLA मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगता है, मान लीजिए उसने पहले साल में शपथ ली, 5 साल उसको रहना है, वो भ्रष्टाचार का मामला उसका हल होते होते इतने साल बीत जाते हैं कि उसका टेन्योर ही पूरा हो जाता है। ऐसे न्याय के ऊपर तमाचा पड़ता है। न्यायाधीशों को अपने कॉलेजियन सिस्टम को बचाने के बजाय न्याय की गति को तेज करने के लिए सरकार से हाथ मिलाना चाहिए और राइट हित में चीज हो उसको करना चाहिए। अपनी अपनी थाली, अपनी अपनी ढबली, अपना अपना राग छोड़ना होगा। नेताओं को भी, न्यायाधीशों को भी, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को भी और मीडिया के लोगों को भी, तभी वास्तव में देश का ईमानदारी से विकास हो सकेगा। हम लोगों को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, निर्भीक होना बहुत जरूरी है और हर आदमी को राष्ट्र के प्रति ध्यान देने की भावना रखना चाहिए। फिर चाहे कोई कितने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, कितना भी ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति हो, कितना भी खतरनाक क्रिमिनल हो, उसके खिलाफ भी आम जन आवाज उठाने के लिए तत्पर रहे। ये माहौल मैथिली शरण गुप्त साहब के जो कार्यक्रम है क्राइम फ्री भारत, इसमें सबको मिलकर करना होगा, तभी वास्तविक तौर पर इन नकारा राजनेताओं से देश को मुक्ति दिलाई जा सकती है और ईमानदारी से आम नागरिक का भला हो सकता है, जो लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, नागरिकों के लिए भी जरूरी है और विश्व स्तर पर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भी जरूरी है। सिर्फ कह देने मात्र से कि भारत विश्व गुरु था, दोबारा से बनेगा, ये पूरी बकवास है। उसके लिए हमें अपने आचरण में पारदर्शिता, ईमानदारी और लोगों को बराबरी का व्यवहार करने का माहौल बनाना होगा, तभी से देश का विकास होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने साहिल भाई बहुत ही अच्छे और ओजस्वी भाषा में आपने गागर में सागर भरा है, मैं उसका आभारी हूँ। हमारे अंकित सिंह जी जो है वो पहली बार हमसे जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि अब उनको सुना जाए। आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करिए, अब इसके बाद आपकी आवाज़ आएगी।